बड़ी बहू, आज तो इतवार है, क्या बनाएगी खाने में? सुबह शाम खाना खाना खाना। अरे माँ जी, खाने के अलावा कभी कुछ और भी पूछ लिया कीजिए। रविवार है तो इसका क्या मतलब है? पेट तो वही है ना। रविवार का मतलब स्पेशल ही बनेगा, ये कौन सी किताब में लिखा है? मुझे सब पता है, एक नंबर की काम चोर हो तुम दोनों की दोनों। कहीं कुछ बनाकर खिलाना ना पड़ जाए इसलिए पहले ही हाथ भर की जुबान चला देती हो कि पूछने वाला का अपने आप मूड खराब हो जाए और वो गुस्से में आकर तुमसे खाना बनाने को कहे ही ना। देखिए माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। और सीधी सी बात तो ये है ना कि घर में खाना बनाने के अलावा और भी बहुत से काम होते हैं। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि रविवार के दिन हम पूरा दिन सिर्फ रसोई में खड़े होकर खाना ही बनाते रहे? ऐसा कौन सा व्यंजन बनाकर खिलाते हो तुम दोनों जिसके लिए तुम्हें पूरा दिन रसोई में खड़ा होना पड़े? अगर अभी मैंने गिनवा दिया ना तुम्हारे बनाए खाने का नाम तो तुम खुद ही शर्मसार होकर भाग जाओगी यहाँ से। हफ्ते में 4 दिन तो तुम सिर्फ वो पानी वाली दाल बनाती हो। नाश्ते के नाम पर रोज हमारे घर दलिया बनता है और डिनर में घिया तोरी। तो आप क्या चाहती है माँ जी? रोज़ शाही पनीर बनेगा घर में? अरे आम लोगों के घर में ऐसा ही खाना बनता है। आप लोगों को तो ऐसा लगता है घर में बहुएं नहीं आई, हलवाई आ गए, जिससे आप रोज़ 5 तरह का पकवान बनवाएंगे और शाही लोगों की तरह आराम से बैठकर खाएंगे। जो रसोई में बनाता है ना, उससे पता होता है कि खाना कैसे बनता है। ये डायलॉग बाजी ना बहू तो किसी और के सामने जाकर करना। तुम दुनिया की पहली बहू नहीं हो। हम भी इस घर में बहू बनकर ही आए थे और 30 साल इस रसोई को चलाया है मैंने। मजाल है जो कभी भी ऐसा बेमेल और बेस्वाद खाना बनाया हो। अरे बहू वही होती है जो सबकी पसंद का ख्याल रखे। माँ जी, आपका हमारे ज़माने वाला प्रवचन सुन सुनकर पक गए हम लोग। अरे आप भी तो सोचिए ना कि अभी आपका ज़माना नहीं रहा। अपनी ज़िंदगी सिर्फ रसोई में खाना बना बना कर राख नहीं कर सकते हम। हमने औरत बनकर दुनिया में जन्म लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम बस सारा जीवन चूल्हा चौका करते रहे। ज़िंदगी जीने के लिए मिली है, चूल्हा चौका करने के लिए नहीं। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। चूल्हा चौका तो बेकार का काम है। तुम्हारे पास तो और भी बहुत से ज़रूरी काम होते हैं, जैसे मोबाइल चलाना, गाने लगाकर मटक मटक के रील बनाना। उनके बिना तो दुनिया चल ही नहीं सकती। क्या सही कहा ना? अरे मम्मी रहने दो ना, आप भी किसके साथ बहस कर रही हो? हमारे घर में ना ऊपर वाले का वरदान है कि यहाँ पर कभी भी किसी को ढंग का खाना खाने को मिल ही नहीं सकता। भाई हमने तो अपने हालातों से समझौता कर लिया है। उम्मीद ही छोड़ दी है कि हमारे घर में कभी कुछ ढंग का खाने को मिलेगा। कितना मन था आज मेरा छोले भटूरे खाने का, लेकिन सोचना ही बेकार है। अरे सोचना बेकार क्यों है? अभी कान उमट कर बनवाती हूँ इनसे छोले भटूरे। पता नहीं आखिरी बार कब ढंग का खाना बना था इस घर में। छोटी बहू, छोले भिगोले, शाम को छोले भटूरे बनेंगे। क्यों माँ जी? जब भी कुछ स्पेशल बनाना होता है तो आपको मैं ही क्यों नज़र आती हूँ? कभी बड़ी भाभी से भी कुछ स्पेशल बनवा कर देखिए। मैं छोटी हूँ तो क्या सबका जोर मेरे ऊपर ही चलता है? बोल तो ऐसे रही है जैसे तू बहुत कुछ बनाकर खिलाती है सबको। पिछले 1 सप्ताह से रोज सिर्फ दाल चावल बना रही है तू। माँ जी ने तुझे कहा है, इसका मतलब तू ही बनाएगी। बस माँ, तुमने घर में महासंग्राम शुरू करवा दिया। अब दोपहर तक ये दोनों इसी बात पर बहस करेंगी और होना वही है। अंत में ऐसे छोले भटूरे बनकर आएंगे ना कि उसे देखकर आदमी आत्महत्या कर ले। बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया। कभी कभी तो मन करता है कि ऐसे कलेश मचवा कर खाना बनवाने से तो अच्छा है इंसान बाहर जाकर ढाबे में खरीद कर खा ले। कम से कम सुकून से 2 रोटी तो खाने को मिलेगी। मनु रहने दो, नहीं खाना मुझे कोई छोले भटूरे। तुम अपना वही दाल चावल बना लो। तुमसे इससे ज़्यादा उम्मीद करना ही बेकार है। ठीक कह रहे हो आप। मेरा भी ना सोच सोच के दिमाग ख़राब हो गया था। कौन घंटों तक किचन में खड़े होकर छोले भटूरे बनाएगा? आप ही हो एक इस घर में जो मुझे समझते हो। रहने दो भैया, अब मुझे समझ में आ गया है कि ये दोनों भाभी ऐसी क्यों हैं। आप ही दोनों ने इतना सर चढ़ाया है कि आज हमारे घर की ऐसी हालत हो गई है। ले देकर किसी तरह भाभी कुछ ढंग का खाना बनाने के लिए तैयार हुई थी और उसमें भी आपने जाकर बीच में टांग मार दी। आप ही खा लो ये दाल चावल, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे बुलाने के लिए मत आना। देख रही हो माँ, ये किस तरह से बात करके गई हमसे। अरे बड़े भाइयों से बात करने का ये कौन सा तरीका होता है? खबरदार, जो आज के बाद तूने इस तरह से हमसे बात की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भूल मत, सबसे छोटी है तू घर में। अरे चुप करो तुम सबके सब। ज़रा सी बात पर पूरे घर में कलेश मचाकर रख दिया है। ऐसा है बहू, भर गया मेरा भी पेट। मेरे लिए भी खाना आज मत ही बनाना। मैं अभी अपने कमरे में जा रही हूँ। खाना बनने से पहले ही पूरे परिवार में क्लेश मच गया था, जिसके कारण सभी का मन खराब हो गया था और इसीलिए बारी बारी से सभी लोग गुस्से में अपने अपने कमरे में पैर पटकते हुए निकल जाते हैं। अगले दिन, कला,
अरे कितनी बार से आवाज लगा रही हूँ, मेरी आवाज सुनाई नहीं देती क्या तुम लोगों को? क्या हुआ माँ जी, आपकी आवाज़ लगते ही तो आ गई ना। मैं गुस्से में क्यों दिखाई दे रही है? अरे गुस्सा नहीं हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि मैं कीर्तन में जा रही हूँ और अब शाम तक लौटूंगी। लेकिन माँ जी अभी तो खाना भी नहीं बना, खाना खाकर तो जाएंगी ना आप, ऐसे ही भूखे पेट चली जाएंगी क्या? अरे तू रख ले अपना खाना अपने पास। खाना खाना ऐसा कर रही है जैसे पता नहीं 56 भोग बनाए होंगे तूने मेरे लिए। नहीं खाना मुझे कोई खाना वाना। सास प्रीतो गुस्से में घर से बाहर निकल गई। भाभी क्या बात है, माँ जी इतना गुस्से में क्यों नज़र आ रही थी? कुछ बात हुई है क्या? अरे बात क्या होगी, माँ जी की तो आदत ही है, जब भी बात करती हैं ऐसी बात करती हैं जैसे लठ मार रही हो। पता नहीं हमने उनका ऐसा क्या बिगाड़ रखा है जो सीधे मुंह बात तक करना ज़रूरी नहीं समझते। अरे माँ जी के बारे में क्या बात करें, यहाँ तो ऐसा लगता है घर में हर कोई बात बात पर सर फोड़ने को तैयार रहता है। आपने देखा नहीं सुबह के समय ये दोनों भाई भी कैसे बात बात पर लड़ने को आते हैं। भाभी ऐसा लगता है हमारे घर का ना माहौल ही ख़राब हो गया है, कोई किसी के साथ सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी की काली नज़र लगी है हमारे घर पर, वरना ऐसी भी क्या बात है कि परिवार में कोई भी किसी के साथ सही से बात ना करे। बात तो तेरी एकदम सही है, कहीं सच में हमारे परिवार को किसी की काली नज़र तो नहीं लग गई? तू कहे तो कोई उपाय वगैरह करवाया जाए। भाभी अपने घर की भलाई के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, हम भी कोशिश करके देख लेते हैं। दोनों बहू मिलकर मंदिर में बैठने वाले पंडित जी के पास जाती हैं और उन्हें अपनी पूरी समस्या बताती हैं। अब लोगों की कुंडली देखकर मुझे इतना समझ में आ गया कि आपके ऊपर राहु की महादशा चल रही है। आप लोगों को महा उपाय करना होगा, तभी आपके घर से राहु की महादशा खत्म हो जाएगी। उसी के कारण परिवार में सबके संबंधों में कटुता आ गई है। संबंध तभी मधुर होंगे जब आप राहु को प्रसन्न कर लेंगे। भाभी पंडित जी तो मुझे बड़े पहुँचे हुए लग रहे हैं, इनसे कहकर शांति का उपाय करवा लेते हैं। दोनों बहू पंडित जी को 5,000 रुपये देकर ग्रह शांति का उपाय करने के लिए कहती हैं। लेकिन 5,000 खर्च करने के बाद भी घर में किसी के व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया था। देख रही हो भाभी, पंडित जी की ग्रह शांति का तो हमारे घर के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। लग रहा है कोई बहुत बड़ी बला है हमारे घर के ऊपर, जिससे निपटना पंडित जी के बस का ना है। क्या कहती हो, किसी तांत्रिक से संपर्क किया जाए? देख छोटी, पंडित ना सही तांत्रिक ही सही, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। तू देख कोई हमारी समस्या का हाल बताने वाला मिल जाए तो फिर क्या दिक्कत है। अपने परिवार में हो रहे इन रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़ों, मनमुटाव और क्लेश से बचने के लिए दोनों बहुएं कई पंडित, बाबा और ओझाओं के चक्कर लगाती हैं, लेकिन कोई भी उनकी समस्या का सही हल नहीं बता पाता। हर बार उन्हें हज़ारों का चूना लग जाता और रिजल्ट वही, ढाक के 3 पात ही रहते। एक दिन, नमस्ते आंटी जी, आज मेरे बिट्टू का जन्मदिन है। आज रात को आप सबको मेरे घर पर डिनर के लिए आना है। ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया, लेकिन आप तो पड़ोसी हो ना। पड़ोसियों के साथ तो मिलजुल कर सेलिब्रेट करने से हर दिन का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। क्यों आंटी जी? बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा। ठीक है, हम लोग शाम को डिनर पर ज़रूर आएंगे, जब तू इतने प्यार से बुलाने जो आई है। शाम के समय सभी लोग तैयार होकर पड़ोसन के यहाँ डिनर पर पहुँच जाते हैं। पड़ोसन के घर पहुँचने के बाद उसके घर की चमक दमक और रौनक देखकर सभी की आंखें खुली रह गई। देख रही हो भाभी आप, पूरा घर कितना अच्छे से मेंटेन किया हुआ है इस मंजरी ने। महंगी महंगी शोपीस, एंटीक चीज़ें, सब देखते ही बन रहा है इसका घर तो। अरे तो बस घर देख रही है, मंजरी को भी तो देख। उसकी साड़ी देखी, कम से कम 10,000 की साड़ी पहन रखी है इसने और गहनों से लदी पड़ी है। इतनी ज्वेलरी पहन रखी है जैसे भाई साहब ने किसी ज्वेलर की दुकान में डाका मार लिया हो। कुछ देर में मंजरी सभी को डाइनिंग टेबल पर बिठाती है और खाना सर्व करने लगती है। तभी ननद आरती कहती है, वाह मंजरी भाभी, आपने तो बड़ी टेस्टी टेस्टी डिशेस बना रखी है। एक दिन में इतने सारे डिशेस हमारे घर तो भाई कभी नहीं बनती, आज तो मज़ा ही आ गया। बिल्कुल ठीक कह रही है आरती, बड़ा स्वाद है तेरे हाथ में तो बेटा। मैं तो जब से तेरे हाथ का खाना खा रही हूँ ना, उंगली चाट रही हूँ। तेरे हाथ में तो साक्षात अन्नपूर्णा का वास है। कला और मनु ने देखा कि परिवार में हर कोई उंगलियां चाट चाट कर खाना खा रहा है। बात सिर्फ स्वादिष्ट खाने की नहीं थी, खाना खाते हुए सभी के चेहरे बहुत खिले हुए नजर आ रहे थे। उस शाम मंजरी के घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा रहा। सभी ने हंसते मुस्कुराते हुए खाना खाया,
फिर चुटकुले और ठहाकों का दौर चला, जो एक बार शुरू हुआ तो घंटों तक चलता रहा। घर पहुंचकर छोटी, तूने एक चीज़ नोटिस करी? मंजरी के घर जाकर हमारे फैमिली मेंबर्स कुछ ज़्यादा ही खुश नहीं थे। ये लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे आज तक इन लोगों ने खाना ही ना खाया हो। खाना वाना तो ठीक है भाभी, लेकिन आपने मूड नोटिस नहीं किया? वहाँ जाकर सबका मूड कितना अच्छा था। घर में तो हर कोई एक दूसरे से लड़ने को ही आता रहता है, और वहाँ देखो कैसे सब एक दूसरे के साथ हंस के मुस्कुरा के बातें कर रहे थे। चक्कर क्या है? और एक चीज़ नोटिस किया आपने? उस मंजरी ने भी कमाल ही कर दिया। अरे भाई, वो अकेली खाना बनाने वाली है, इतनी सारी डिशेस आखिर बनाई कैसे होगी उसने? मुझे तो इतना सारा खाना एक दिन में बनाना पड़े तो मैं तो पागल ही हो जाऊं। अरे तू वो क्या पागल हो जाएगी? मुझे इतना खाना एक दिन में बनाना पड़े तो मैं तो घर छोड़कर ही भाग जाऊं। ना बाबा ना, मुझसे इतना काम नहीं हो सकता। मैं तो थकान से ही मर जाऊंगी। लेकिन भाभी, उस मंजरी के चेहरे पर तो थकान का नामो निशान नहीं था। वो तो बड़ा ग्लो कर रही थी। आखिर सीक्रेट क्या है? लगता है हमें मंजरी से ही पूछना पड़ेगा। अगले दिन दोनों बहुएं मंजरी के पास जाती हैं। मंजरी, एक बात बताओ, कल डिनर के लिए वो सारी डिशेस तुमने घर पर बनाई थी? हाँ भाई बिल्कुल, खुद अपने हाथों से बनाई। क्यों, अच्छी नहीं लगी क्या? अरे नहीं, बहुत अच्छी थी। बात यह है कि हम थोड़े हैरान हैं कि तुमने अकेले इतना सारा खाना बनाया कैसे? थकी नहीं तुम? अरे भाई, अपनों के लिए कुछ करने में थकान थोड़ी ना होती है। उल्टा मुझे तो बहुत खुशी हुई सबके लिए अपने हाथों से खाना बनाकर। मैं तो अक्सर ही ये सब बनाती रहती हूँ। और तुम्हारे फेस पर इतना काम करने के बाद भी जो ग्लो है, और इतनी सारी ज्वेलरी है, क्या राज है भाई? आज मैं तुम दोनों को साफ साफ समझाती हूँ। देखो कला, हर रसोई कुछ ना कुछ कहती है, बस तुम्हें समझने की ज़रूरत है। मेरी रसोई कह रही है कि वो खुश है तो मेरा पूरा परिवार खुशहाल है, और तुम्हारी रसोई कह रही है कि तुमने उसे उदास कर रखा है। देखो, घर में रहने वालों के दिल का रास्ता ना रसोई से होकर ही गुजरता है। रसोई को बस खाना बनाने की जगह मत समझो, बल्कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ से रिश्ते मजबूत होते हैं। जब घर में सबको अच्छा, स्वादिष्ट और मनपसंद खाना खाने को मिलता है तो घर में आपसी रिश्ते खुद ब खुद सुधरने लगते हैं। घर में प्यार होगा तो आधी समस्या तो खुद ही खत्म हो जाती है। अब बंदा पूरा दिन घर से बाहर काम करता है, जब वो घर में आए तो उसे पसंद का खाना भी खाने को ना मिले तो मन कैसे अच्छा रहेगा, बताओ तो। मंजरी की बात सुनकर दोनों बहुओं को अपनी गलती समझ में आ गई थी। ठीक है तो बोल कर गई ना मंजरी, हमने खाना बनाने को हमेशा फालतू और बोझ समझा, कभी प्रेम से किसी के लिए कुछ बनाया ही नहीं। जब बेस्वाद खाना खाएंगे तो मन कैसे अच्छा होगा? इसीलिए हमारे घर में हर समय सब उखड़े उखड़े रहते हैं। गलती समझ में आने के बाद दोनों बहू उसे सुधारने के लिए कसम खा लेती है और अगले ही दिन से रसोई के कामों में मन लगाने लगती है और खुशी खुशी मुस्कुराते हुए सबके लिए सबकी पसंद का खाना बनाना शुरू कर देती हैं। आरती, देख तो आज लंच में क्या बना है। छोले भटूरे? अरे भाभी, आज तो आपने कमाल कर दिया। माँ जी, आपका भी कोफ्ते खाने का मन था ना? मैंने कोफ्ते ही बनाए हैं, खाइए तो। इतना स्वादिष्ट गर्मा गर्म खाना खाकर सबके चेहरे संतुष्ट नजर आ रहे थे। अगली बार कब ऐसी पार्टी मिलने वाली है ये भी बता दो हमें। वैसे आज कुछ खास दिन है क्या? कल सुबह ही आप कहते थे ना आपके ऑफिस में आपकी बेस्वाद खाने का सब मजाक बनाते हैं। अब देखना आपको कैसे ज़ीरो से हीरो बनाती हूँ मैं मानती हूँ कि मैं बेमन से खाना बनाती थी, इसलिए मुझे कभी फ़र्क नहीं पड़ता था खाना कैसा बना, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और अब से हर रोज़ पार्टी होगी। अच्छा खाना खाने के लिए अब आप सबको पार्टी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन बाद, कल मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरा बॉस एक नंबर का फूडी है। बस 3 दिन पहले तुम्हारे हाथ की बिरयानी खिला दी मैंने। वो इतना इम्प्रेस हो गया कि मेरा नाम प्रमोशन के लिए सजेस्ट कर दिया। तुम्हारे हाथ के खाने ने तो जादू कर दिया। ये लो तुम्हारे लिए सोने की अंगूठी। बहू, बरसों से मेरी सहेलियां पीछे पड़ी थी कि मैं उन्हें अपने घर खाने पर बुलाऊं, लेकिन तुम दोनों की हरकतें देखकर मैं कभी हिम्मत ही नहीं कर पाई कि अपने किसी जानने वाले को घर पर भोजन के लिए निमंत्रण दूं। लेकिन अब जब तुम दोनों इतना बढ़िया खाना बनाने लगी हो ना, तो मैंने भी अपनी सारी सहेलियों को कल खाने पर बुला लिया है। संभाल लेना बेटा, मेरी इज्जत का सवाल है। आप चिंता मत करिए माँ जी, हम दोनों आपको निराश नहीं करेंगे। आपकी सहेलियों की ऐसी खातिरदारी करेंगे ना कि वो भी याद रखेंगी।
बहुओं की पिछली परफॉर्मेंस को देखते हुए सास प्रीतो के दिल में धक धक हो रही थी, लेकिन दोनों बहुओं ने अपना किया वादा निभाया और प्रीतों की सहेलियों का जोरदार स्वागत किया। सहेलियों के जाने के बाद कला, मनु, आज तो तुम दोनों ने इतने सालों के सारे गिले शिकवे दूर कर दिए। मेरी सहेलियां इतनी तारीफ करके गई है कि क्या बताऊं। अब तुम दोनों ने इतना अच्छा काम किया है तो इनाम तो बनता ही है। ये लो, ये मेरे खानदानी कंगन जो मुझे मेरी सास ने दिए थे, आज से ये तुम दोनों के हुए। मम्मी जी, ये कंगन तो आप किसी को छूने भी नहीं देती थी, आज हमें क्यों दे रही हैं? अरे बेटा, कंगन तो क्या, ये घर, ज़मीन, मकान सब तुम्हारा ही तो है। बस तुमने आज इतना दिल खुश कर दिया कि मैंने सोचा मेरे मरने के बाद जब मिलेगा तब मिलेगा। आज मैं अपने हाथों से अपनी बहू को पहनाऊंगी। मंजरी ने बिल्कुल सही कहा था। हर रसोई कुछ कहती है और हमारी रसोई चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि इस घर में संबंधों को सुधारने के लिए रसोई को सुधारने की ज़रूरत है। लेकिन हम बस अपनी रसोई को इग्नोर ही करते जा रहे थे। हमने रसोई को समय देना शुरू किया तो सारे रिश्ते अपने आप सुधरते चले गए। हर घर का माहौल देखो कितना अच्छा हो गया। वो कहावत एकदम सही है कि किसी के भी दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है और पेट का रास्ता रसोई से। क्यों? ठीक कहा ना? ठीक कहा ना?